तो रशिया जैसी बड़ी ताकत ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, तब कई लोगों को ये लगा था कि ये युद्ध जो है वो 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब जब इस युद्ध को 3 महीने हो गए तो चारों तरफ एक सवाल है। सवाल ये कि 3 दिनों तक में समाप्त हो सकने वाला जो युद्ध है वो 3 महीने तक कैसे खिंच गया। सवाल तो ये भी है कि इस युद्ध में रूस जो है वो अंडर अचीवर और यूक्रेन ओवर अचीवर के जैसा कैसे नजर आ रहा है। तो ये समझने के लिए चलिए चलते हैं ऐसी तमाम घटनाओं में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो टाइम था जब हिटलर की जो आर्मी है, उनकी सेना कई यूरोपीय देशों पर कब्जा करते हुए रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर या इसके पहले दूसरे देशों पर कब्जा कर लेना या ऐसे देशों की ज़मीन पर कब्जा कर लेने के मामले जो हैं वो आते रहते थे, लेकिन इस वॉर के बाद जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट बदल गई। तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो हो रहा है उसमें कॉन्टेक्स्ट वाइज समझने के लिए सबसे पहले हम वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों की बात कर सकते हैं। ये वो 2 देश हैं जिनमें फ्रांस और अमेरिका लंबे समय तक इन्वॉल्व रहा। यहाँ सत्ता परिवर्तन की तमाम कोशिशें हुई। एक समय ऐसा आया जब वियतनाम के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन वियतनाम युद्ध का अंत ठीक वैसा ही था जैसा अफगानिस्तान का, क्योंकि यहाँ से भी अमेरिका को मुंह की खाकर निकलना पड़ा। वियतनाम का जो युद्ध है वो लगभग 2 दशकों तक चला। 1970 के दशक के मध्य में जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ। ऐसे में पॉपुलर मेमोरी में शायद ही इस युद्ध की जो यादें हैं वो ताज़ा हों, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका पिछले साल यानी 2021 के अगस्त में उल्टे पैर निकला। आपके जहन में वो तस्वीरें ताज़ा होंगी जिनमें अमेरिकी प्लेन से अफगानी नागरिक जो हैं वो गिर रहे थे। डेस्परेशन ऐसी थी कि यहाँ से निकलने के लिए वो अमेरिकी प्लेन्स के चक्कों तक पर बैठ के अपने देश से निकलने के लिए तैयार थे और अंत में इन्हीं चक्कों से गिरकर उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। आज की डेट में देखें तो वियतनाम एक सक्सेसफुल कंट्री है और अफगानिस्तान में 2021 के 15 अगस्त से तालिबान का राज है। दोनों ही जगहों पर एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ है पॉपुलर सपोर्ट। तो पॉपुलर सपोर्ट यानी इन देश के लोगों का जो समर्थन है वो या तो अपने स्थानीय नेताओं को था या तालिबान जैसे किसी ताकत को। आपको याद होगा कि जब पलक झपकते तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था तब सबको बहुत ज़्यादा अचरज हो रहा था। और अचरज जो है वो हो भी क्यों ना, 2 दशक तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा और पलक झपकते 2 हफ्ते में तालिबान ने अमेरिका के जाते ही काबुल को अपने हाथों में ले लिया। बाद में इसका विश्लेषण करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों का सपोर्ट अगर तालिबान के साथ नहीं होता तो इस संगठन के लिए देश पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि बात तो होनी थी रूस की कि वो 3 दिनों में ये युद्ध जो है वो क्यों नहीं जीत पाया, और बात हो रही है अमेरिका, अफगानिस्तान, वियतनाम और तालिबान की। तो अब ऐसी थोड़ी और बातें होंगी, जैसे कि 2010 के अंत और 2011 की शुरुआत में थोड़े समय के लिए मिडिल ईस्ट में एक रेवोल्यूशन हुआ था। इसका नाम था जैस्मिन रेवोल्यूशन। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ ये रेवोल्यूशन इजिप्ट तक में सत्ता के परिवर्तन का कारण बना। फिर ये रेवोल्यूशन सीरिया पहुंचा। बशर अल असद की सीरिया में तकरीबन 10 सालों तक गृह युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका और रूस जैसी ताकतें सीधे या अप्रत्यक्ष तौर से शामिल रही, हालांकि तब भी असद को सत्ता से नहीं उखाड़ा जा सका। ऊपर के मामलों में 2 बातें हैं। एक तो ये कि ज़्यादातर मामलों में पॉपुलर सपोर्ट यानी देश के लोगों का जो समर्थन है वो लोकल लीडरशिप को रहा है, चाहे वो लोकल फोर्स तालिबान जैसा ही क्यों ना हो। दूसरा, तमाम मामलों में कोई भी दूसरा देश जो है वैसे किसी देश को पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं ले पाया। अब बात करते हैं यूक्रेन की। अगर आपकी नज़र इस युद्ध पर रही है तो आपको भी इसका एहसास होगा कि यूक्रेन की जनता के अंदर कोई रूस प्रेम तो नहीं है। ऐसा होता तो रूस के लिए यूक्रेन को जीतना बेहद आसान होता। दूसरी बात यह है कि भले ही रूस ने ताकत के बल पर क्रीमिया जैसे कुछ यूक्रेनी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया हो, लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन में रूस आगे बढ़ा ये ताकत उसके काम नहीं आई। इसकी एक और बड़ी वजह है कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उनमें रूसी मूल के या रूसी भाषा बोलने वाली एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन पूरे यूक्रेन के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ में जब आप इस युद्ध के 3 महीने तक खींचने से जुड़ी एनालिसिस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 2014 में जब रूस ने पहली बार यूक्रेन में सीधा दखल दिया था तब यूक्रेन की आर्मी उतनी तैयार नहीं थी, लेकिन 2014 से 2022 के बीच में यूक्रेन के मिलिट्री जो है उसने अपनी कमर थोड़ी ज़ोर से कस ली। शायद इसी का नतीजा है कि यूक्रेनी आर्मी ने
रूसी आर्मी को राजधानी कीव से बाहर ढकेल दिया है और अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद रूस का जोर अब यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिली जो तमाम तरह की मदद है उसने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को और मजबूत किया है और इन सब की वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना वो टारगेट बदलना पड़ा है जिसके तहत वो ज़ेलेंस्की को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब रूस इस स्थिति में बने रहने की तैयारी में है, मतलब ये लंबा खींचेगा। एक और गौर करने लायक बात यह है कि पुतिन ने शुरू से ही इसे युद्ध नहीं बल्कि स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि इसके पीछे एक डर हो सकता है। डर ये कि अगर पुतिन इसे युद्ध बुलाते हैं तो अमूमन होता ये है कि जब एक देश किसी युद्ध में उतरता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरी जान झोंक देता है। अगर पुतिन पूरी ताकत लगाते हैं और उन्हें मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलते तो अपने देश में हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़े। फिलहाल तो युद्ध की स्थिति ये है कि दोनों ही देश एक दूसरे को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इसका दावा कोई नहीं कर सकता कि उसे कोई मजबूत बढ़त मिली है। ऐसे में आसार ये भी हो सकते हैं कि यूक्रेन का जो हाल है वो वियतनाम, अफगानिस्तान या सीरिया वाला हो जाए। इन देशों में हालात ऐसे रहे कि कम से कम 1 से 2 दशक तक तो हालात बिगड़े रहे और तमाम हिंसा के बावजूद उस तरीके के लक्ष्य कभी हासिल नहीं हुए जो लक्ष्य शुरू में तय किए गए थे। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम आपको पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।